वेल स्टूडेंट्स, कल हम लोग एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे और उसी टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एंड दैट इज़ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री एक छोटा सा टर्म है, छोटा सा मीनिंगफुल टर्म कह सकता हूँ मैं, जो हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाता है। किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन से हमें कई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, ये बात हमें क्लास 10th में बतानी शुरू कर दी गई थी। जैसे जब हम किसी केमिकल चेंज को एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें उसकी स्टेट के बारे में बता सकता है, वो हमें ये बता सकता है कि उसने एनर्जी रिलीज़ किया या एब्जॉर्ब किया अगर वैल्यू मेंशन्ड हो तो। वो हमें ये बता सकता है कि उसको एक्वस स्टेट में डिसॉल्व किया गया था या किसी सॉलिड फॉर्म में लिया गया था, या ऐसी बहुत सारी बातें। उससे आगे बढ़ेंगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शंस हमें क्या क्या बता सकता है। जैसे मैं एक सिंपल सा केमिकल चेंज आपके सामने लिखूं कि सोडियम को जब मैं ऐड करता हूं वाटर में, सोडियम व्हेन एडेड इन वाटर इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास एक सिंपल सा केमिकल चेंज हुआ। मैंने इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, लाइक सोडियम के अंदर वाटर डाल रहा हूँ। मुझे पता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है नेचर में, ये लिक्विड फॉर्म में मैंने डाला है इसके अंदर, तो इसने हाइड्रोजन गैस दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व्ड। तो रिएक्शन मुझे कई सारी बातें बता रही है, लाइक सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में था, ये गैस की फॉर्म में मिला है और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। क्या ऐसा भी लिख सकता था? अगर मैं लैब में देखता हूँ तो NaOH सॉलिड फॉर्म में होता है, तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता था S? हाँ, अगर प्रेसिपिटेट बने हों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपने जरूर पढ़ी होंगी 10th क्लास के अंदर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में कुछ एक प्रोडक्ट होते हैं जो सॉलिड की फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे मैं चौक का पाउडर पानी में डाल दूं और थोड़ी देर में उसको अच्छी तरह हिला के रख दूं तो थोड़ी देर में नीचे सेटल हो जाता है। तो ये जस्ट प्रेसिपिटेशन वैसा एक फिनोमेना रहता है जिसमें सॉलिड्स नीचे बैठ जाते हैं। तो अगर ये NaOH एज सच रियली पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है तो उसके सॉलिड प्रेसिपिटेट बनने के चांस नहीं होते, बट अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो मैं यही समझता कि वो डिसॉल्व करके वो इनसोल्यूबल फॉर्म में नीचे की तरफ सेटल हो गया। तो अभी तो ये सोल्यूबल फॉर्म में मैंने NaOH एक्वस दिखा रखा है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें क्लास 10th में पता चल चुकी थी। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि रिएक्शन हमें और क्या क्या बता सकती है, और वही टॉपिक है हमारा स्टोइकियोमेट्री। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिएक्शन से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को पूरी तरह से बैलेंस करना होगा। बैलेंस करना मतलब नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करूँगा। भाई इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 3 दिख रहे हैं, तो ये लीजिए मैंने अभी इस तरफ हाइड्रोजन 4 कर दिए हैं और इस तरफ भी 4 कर दिए हैं और ऑक्सीजन दोनों तरफ 2-2 हो चुके हैं। तो ये बैलेंस्ड हो चुकी है इस टाइम रिएक्शन। ये लीजिए, ये बैलेंस्ड हो चुकी है इस टाइम रिएक्शन। 2 सोडियम के एटम्स, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स। व्हाट डज दिस 2 एंड यहां कुछ नहीं मेंशन्ड है तो मतलब 1, वो आपको क्या सजेस्ट करता है? ये आपको सजेस्ट करता है कि 2 एटम सोडियम के 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर दे रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, एटम या मॉलिक्यूल से डील करना इम्पॉसिबल है। कागजों पे तो ठीक है, ये सब चल गया, बट इन रियल अगर मैं कहूँ कि 2 सोडियम के एटम्स हैं, उनको 2 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा मैं आज, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम प्रैक्टिकली डील नहीं कर सकते। तो फिर ये 2 क्या है,
फिर ये 2 आपका एक्चुअली नंबर ऑफ मोल है, फर्क कुछ नहीं पड़ना, 2 एटम बोलूं या 2 मोल एटम्स बोलूं, बस ये मैं प्रैक्टिकली डील कर सकता हूं, ये मैं थ्योरेटिकली सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूं। सो आई विल से जनरली कि 2 मोल एटम सोडियम के 2 मोल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 1 मोल हाइड्रोजन दे रहे हैं और 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज कर रहे हैं। ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो एक्चुअली रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिएक्शन को देख के आप क्या क्या जज कर पाएंगे। आपको मान लीजिए किसी रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी गई, प्रोडक्ट पूछ लिया कितना बनेगा, रिएक्टेंट का वॉल्यूम दे दिया, प्रोडक्ट पूछ लिया कितना बनेगा, या इवन ऐसा भी होगा रिएक्टेंट्स का मिक्सचर दे दिया, उनका अमाउंट पूछ लिया, एक रिएक्टेंट दे दिया, पूछ लिया उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, और ऐसी पता नहीं कितनी टाइप की बातें जो आप इस एक रिएक्शन से जज करेंगे, एक रिएक्शन से सर्च करेंगे। और वही इस स्टोइकियोमेट्री में मैं आपको समझाने वाला हूं। किसी भी केमिकल चेंज को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए और उसके बाद वहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट को निकालने की कोशिश कीजिए। यही चीज़, यही कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम स्टोइकियोमेट्री में पढ़ेंगे। यहाँ इस रिएक्शन में आपको साफ पता चल रहा है कि 2 मोल सोडियम 2 मोल वाटर से रिएक्शन करता है, 1 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। आपको पता है कि 2 मोल सोडियम 46 ग्राम होता है। कैसे पता चला? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम होता था, ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल का मास 23 ग्राम होता था, तो 2 मोल का 46 हो गया। वाटर आपको पता है 18 ग्राम होता था 1 मोल, तो 2 मोल मीन्स 36 ग्राम वाटर। हाइड्रोजन 1 मोल मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल मतलब 80 ग्राम NaOH। Na का 23, O का 16, H का 1, 40 होता है मोलर मास, 2 मोल था तो 2 मोल का 80। सो आप यहां पे देख के बता सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर कि 46 ग्राम सोडियम 36 ग्राम वाटर से रिएक्शन करता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन देता है और 80 ग्राम NaOH देता है। आप ये भी कह सकते हैं 1 मोल कोई भी गैस 22.4 लीटर होती है STP पे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 46 ग्राम सोडियम 36 ग्राम वाटर से रिएक्शन करता है, 22.4 लीटर एट STP हाइड्रोजन देता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 मोल हाइड्रोजन ही 2 ग्राम होती है, 1 मोल गैस ही 22.4 लीटर एट STP होती है। ये जो मैंने पहले स्टार्टिंग पे लिखा था कि 2 एटम 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ये गलत नहीं है, बट ये एप्लीकेबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। आपको पता है 1 मोल एवोगैड्रो नंबर होता है, सो 2 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, 2 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन करेंगे, 1 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन देंगे और 2 मॉलिक्यूल्स आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 2 एवोगैड्रो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे। ये सब बातें आपने इस रिएक्शन से प्रेडिक्ट की हैं और इन्हीं को न्यूमेरिकल पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ सिंपल न्यूमेरिकल से अपनी कहानी को शुरू करूंगा और फिर उसको कॉम्प्लिकेसी की तरफ लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें एक बार। व्हाट मास ऑफ सोडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। ये आपको प्रिपेयर करना है, प्रोडक्ट है ये आपका रिएक्टेंट है सोडियम, और सोडियम को रिएक्ट करा रहे हैं एक्सेस H2SO4 से। तो सी हियर, मैं रिएक्शन लिखूंगा सबसे पहले तो कि सोडियम H2SO4 से रिएक्शन कर रही है, ये मुझे रिएक्शन के अंदर ही पता चल गया। हाइड्रोजन गैस ले रहा है, साथ में कुछ और भी बनता होगा।
स्टोइकियोमेट्री को समझते हुए ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ सकती है कि हमें कंप्लीट रिएक्शन नहीं पता चल पा रही कि वो क्या होगी। लाइक हमें नहीं पता कि सोडियम H2SO4 के साथ क्या क्या बना सकता है। ये दिक्कत के साथ ही हमें इस टॉपिक को समझना है। मैं आज आपको एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस केमिस्ट्री ये नहीं समझा सकता कि दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, यही प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं बन पाया, या किस तरह से प्रोडक्शन होता है। ये मैकेनिज्म्स ऑफ द रिएक्शंस हम लोग धीरे धीरे, मुझे लगता है हम लोग जब 5th 6th चैप्टर में एंटर करते हैं, 6 के बाद रादर 7th चैप्टर में जब एंटर करते हैं, तब जाके हमारे सामने शुरुआत होती है ये समझने की कि हाँ किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज तो हमें, हालांकि हम रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही देख रहे हैं कि जो हमें 9th-10th लेवल पे पढ़ी होती हैं और वो यूज़ करनी होती हैं, टिपिकल रिएक्शंस नहीं आती हैं। आ जाएँ तो दिक्कत हो सकती है, फिर हमें रिएक्शंस को देख के अपने इस काम को सीख लेना है। तो जैसे यहाँ पे ये मुझे लग नहीं रहा कि मैंने कोई लंबी चौड़ी रिएक्शन लिखी है। ये हमें 10th में पढ़ाया जाता था कि रिएक्टिव मेटल्स एसिड के साथ हाइड्रोजन देते हैं और अपने सॉल्ट बना लेते हैं। तो सोडियम इस एसिड के साथ सोडियम सल्फेट बना लेगा, एक सॉल्ट का प्रिपरेशन कर लेगा। ये वो रिएक्शन है। इस रिएक्शन से आप जो भी निकालना चाहते हैं, जब तक आप इसको बैलेंस ना कर दें तब तक आप कुछ प्रेडिक्शन ना कीजिए, कर ही नहीं सकते आप। तो आपका पहला काम होगा आप इसे बैलेंस करें। सोडियम मैंने दोनों तरफ बराबर कर दिए हैं, हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर हैं, सल्फेट दोनों तरफ सेम है, सल्फर 4 ऑक्सीजन देख लो चाहे। सो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो गए 2, 1 मेंशन नहीं करते कभी भी, 1 को कभी भी मेंशन नहीं किया जाएगा, ये अंडरस्टूड होता है। आप समझ चुके हैं कि 2 मोल सोडियम 1 मोल H2SO4 से रिएक्शन करता है, 1 मोल हाइड्रोजन देता है। 1 मोल बोलें तो मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन देता है। Na2SO4 को छोड़ो, पूछ नहीं रखा, उसने बता रखा है, उसने पूछ रखा है आपसे कि इसका कितना मास चाहिए, मोल नहीं पूछे, मास पूछा है। तो 2 मोल हमें पता है 46 ग्राम के बराबर होते हैं। तो 46 ग्राम हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन देता है, ये बात रिएक्शन बता रही है। हमें पूछा 1.5 ग्राम हाइड्रोजन कितने सोडियम से बनेगा, उसके लिए कितना मास रिक्वायर्ड होगा। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन रही है तो कि 2 ग्राम हाइड्रोजन को तो चाहिए 46 ग्राम सोडियम, 46 ग्राम, यस। तो 1.5 ग्राम हाइड्रोजन को कितना सोडियम रिक्वायर्ड होगा, तो 46/2 इंटू 1.5, इसको सोल्व करके आंसर की फॉर्म में रिपोर्ट कर दें। ये आपके पास मास ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड टू गेट दिस हाइड्रोजन होगा। यहीं फिर दोबारा देखिए, इसको एक बार फिर हटा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं टू प्रिपेयर 1.5 लीटर हाइड्रोजन एट STP। 1.5 लीटर हाइड्रोजन एट STP when reacted with excess H2SO4। बोल रहे कि अब सोडियम का कितना मास चाहिए आपको, 1.5 लीटर हाइड्रोजन एट STP बनाना है जब सोडियम एक्सेस H2SO4 में रिएक्ट करता है। तो फिर अब मुझे हाइड्रोजन ना मोल की फॉर्म में देखना ना मास की फॉर्म में देखना, मुझे देखना वॉल्यूम की फॉर्म में। तो 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 22.4 लीटर एट STP। तो आप देख लीजिए 22.4 लीटर हाइड्रोजन एट STP के लिए मुझे 46 ग्राम सोडियम चाहिए, ये बात ये रिएक्शन बता रही है। तो 1.5 लीटर हाइड्रोजन जब मुझे STP पे निकालना होगा तो उस टाइम पे कितना सोडियम मुझे यहाँ लेना होगा। आप जस्ट इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करें तो ये आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन होगा जो रिक्वायर्ड है इस 1.5 लीटर एट STP पे ऑब्टेन करने के लिए। एक बार फिर दोबारा से इसी क्वेश्चन को देखें। अब की बार STP नहीं लिख रहा, अब की बार वो STP नहीं लिख रहा, अब की बार वो लिख रहा है एट 300 mmHg प्रेशर एंड 300 केल्विन प्रेशर टेम्परेचर। अब हम साफ
हम ये तो जानते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है, बट इन कंडीशंस पे क्या होता है हम बिल्कुल भी नहीं जानते। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि इन कंडीशंस पे वो क्या होगा। सो व्हाट आई शुड डू, मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ यहां पे ये निकाल लूंगा कि हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे तो ये एसटीपी के अलावा जब भी कुछ और लिखा दिखता है ना तो मेरे दिमाग में तो सिंपल सी एक इक्वेशन कूद जाती है जी, PV = nRT। बस मैं तो और कुछ जानता ही नहीं, मैं तो और कुछ नहीं जानता। तो मुझे यहां पे ये पता है कि इस इक्वेशन से मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो प्रेशर मुझे दे रखा है, टेम्परेचर मुझे दे रखा है, वॉल्यूम कितना चाहिए वो भी मुझे दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां जाके इस पर्टिकुलर गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन के वो कैलकुलेट कर लूंगा। पहले अगर तो ये एसटीपी पे होता फिर तो मुझे पता था 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो 1.5 में कितना मोल होगा, और उसी मोल का मास मैंने कैलकुलेट किया था। बट अभी फिलहाल जब कंडीशन बदल गई, एसटीपी के अलावा कुछ और कंडीशंस हो गई हैं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इस वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं विद दिस इक्वेशन। P मुझे पता है 300 है, इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। V मुझे पता है 1.5 लीटर है, ये लीजिए इसको लीटर में ही पुट कर दिया, लीटर में ही रखना था। N मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू 0.0821 रटी हुई है, T टेम्परेचर इन केल्विन 300, यहाँ से N निकाल देंगे हम। 1 मोल हाइड्रोजन के लिए मुझे 46 ग्राम सोडियम चाहिए, ये बात यहाँ इक्वेशन मुझे बताती है। जो यहाँ से आप N मोल निकाल रहे हैं, जो इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसको कितना सोडियम रिक्वायर्ड होगा ये आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ये अगेन आपका मास ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड फॉर दिस गैस एट दीज कंडीशंस होगा। तो अब देखिए, एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 अलग अलग तरीकों से आपके सामने सर्व किया। हर तरीके में आपको कुछ अलग तरह से स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी है। नीचे देखें क्वेश्चन, ये देखिए आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो बहुत आसान वर्जन पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान। हालांकि मैं एसटीपी के अलावा कोई दूसरी सिचुएशन डालना नहीं चाहता था, अभी ये बाई चांस डल गई तो मैंने समझा दिया। तो अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल्स जो आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें एसटीपी के अलावा किसी सिचुएशन पे बात नहीं करूंगा। फाइनली जब एसटीपी पे हम लोग अच्छे से कमांड कर लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, फिर हम लोग इस कंडीशन को बदलने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल अब सिर्फ और सिर्फ एसटीपी पे बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ आपको। ये काफ़ी इजी रहेगा, आप लोग ट्राई करें। सोडियम दे रखा है आपको और H2SO4 का मास पूछा है, तो ये लीजिए, ये वही रिएक्शन लिख रहा हूँ। सोडियम H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट में आपको दे रहा है सोडियम सल्फेट प्लस H2, और ये लीजिए बैलेंस्ड होगी रिएक्शन। H2SO4 रिएक्शन में मुझे सिर्फ सोडियम और H2SO4 में रिलेशन दिख रहा है, तो H2SO4 1 मोल 98 ग्राम होता है और सोडियम के 2 मोल 46 ग्राम होते हैं। तो मुझसे पूछ रहा था H2SO4 कितना चाहिए, व्हाट मास ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड। तो मैंने देखा कि भाई 46 ग्राम को तो चाहिए 98 ग्राम, ये बात तो रिएक्शन बता रही है, और मुझसे पूछ रहा है वो 4.6 ग्राम सोडियम को कितना चाहिए। तो मैं तो यहाँ चुपचाप ये सिंपल सा मैथमेटिक्स अप्लाई करूँगा और अपने आंसर को रिपोर्ट कर दूँगा 9.8 ग्राम। 46 को चाहिए 98 ग्राम, तो 4.6 ग्राम को कितना चाहिए 9.8 ग्राम। अब इसमें भी थोड़ी सी समस्या डाल देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट मास ऑफ 50%, चलो थोड़ा डाटा और आसान रखता हूँ, व्हाट मास ऑफ 50% H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 4.6 ग्राम सोडियम। अब हम क्या करें, तो हमें लगता है जी चलो ठीक है 50% H2SO4 रिक्वायर्ड है, तो जो मास निकाला है उसका 50% कैलकुलेट कर लें। नहीं, गलत है। ये जो मास आपने निकाला है ना, जब यहाँ मेंशन नहीं था कि वो 50% है या कितना है, तो इट वाज क्लियरली अंडरस्टूड कि वो 100% H2SO4 है, मतलब प्योरेस्ट H2SO4 है। जब वो मेंशन कर देता है कि 50% H2SO4,
तो आप समझ जाएं कि 50% ही H2SO4 है, 50% सैंपल में मिलावट है। ये आपका एक H2SO4 पड़ा हुआ है। हमने आइडियली कैलकुलेट कर लिया 9.8 ग्राम चाहिए, ये 9.8 ग्राम ही है बट 50% है, मतलब इसमें आधा, ये सैंपल का वजन है 9.8 ग्राम, H2SO4 के सैंपल का वजन है 9.8 ग्राम, जिस पे 50% मेंशन्ड है, मतलब 50 उसके अंदर H2SO4 है और 50 उसके अंदर कुछ और अनवांटेड में भी वाटर या कुछ भी इंप्योरिटी है। 50% H2SO4 का ये मतलब है। आपको रियल में 9.8 चाहिए, आप इसका 9.8 ले लेंगे तो आपको तो सिर्फ 4.9 मिला, तो आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा इसका दुगना, आपको 19.6 ग्राम सैंपल लेना होगा। जब आप 19.6 ग्राम ये सैंपल लेंगे तब आपको 9.8 ग्राम H2SO4 मिलेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया है व्हाट मास ऑफ 50% H2SO4 इज रिक्वायर्ड। 50% H2SO4 का मतलब है अगर 100 ग्राम सैंपल आप लेते हैं तो आपको सिर्फ 50 ग्राम H2SO4 मिलता है। 50 ग्राम H2SO4 अगर आपको चाहिए, 50 ग्राम H2SO4 अगर आपको चाहिए तो आपको सैंपल लेना पड़ेगा 100 ग्राम, क्योंकि 50% का मतलब यही है, आधा H2SO4 आधा इंप्योरिटी। तो 50 ग्राम अगर आपको आइडियल H2SO4 चाहिए तो सैंपल आपको उस H2SO4 का 100 ग्राम लेना पड़ेगा। ये लाइन बताती थी मुझे आइडियली 9.8 ग्राम H2SO4 चाहिए था जो मैंने कैलकुलेट किया, तो मुझे सैंपल कितना लेना पड़ेगा, 100/50 इंटू 9.8, 100/50 इंटू 9.8। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास वही 19.6 H2SO4 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे खाली लिख रहा था व्हाट मास ऑफ H2SO4 तो 9.8 ग्राम आंसर था, क्योंकि आपको आइडियली बताना था कितना H2SO4 चाहिए। वो बोलता है कि व्हाट मास ऑफ 50% H2SO4 इज रिक्वायर्ड, तो H2SO4 एक ऐसा सैंपल है जिसमें आधा H2SO4 है आधा कुछ और है, तो मुझे तो आइडियली 9.8 ही चाहिए, तो 50 ग्राम के लिए मुझे 100 लेना पड़ता है, 9.8 के लिए कितना लेना पड़ेगा। ये सिंपल सा मेरे पास कैलकुलेशन होगा जो मुझे आंसर पे लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज गिवन आउट एट STP, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। तो मैं सबसे पहला काम तो रिएक्शन लिखने का करता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, क्या देगा, थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है आपको अभी कि ये कैसे रिएक्शन होगी जी, हमें तो बिल्कुल नहीं आइडिया हुआ। तो ये आइडिया तो धीरे धीरे शुरू होना है आपको, अभी तो जस्ट सिंपल याद रख लें, आयनिक एक्सचेंज हुआ, कैल्शियम सल्फेट से जुड़ गया, H2CO3 जुड़े, H2CO3 अनस्टेबल होता है, कार्बोनिक एसिड वाटर प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा रिएक्शन के मैकेनिज्म पे काम करवा ही नहीं रहा, तो जस्ट आप ध्यान रखें कि ये रिएक्शन बनेगी और आप चेक कर लें बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन है, जहाँ आपको पता चल रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 देता है। 1 मोल 100 ग्राम के बराबर होता है, ये उसके मोलर मास से पता चल रहा है मुझे, और 1 मोल 22.4 लीटर होता है STP पे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं। तो बताइए कितना आसान सवाल हुआ। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना CO2 देगा, 2.24 लीटर, 2.24 लीटर एट STP, ये वॉल्यूम आपको यहां पे मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। व्हाट मास ऑफ ग्रेफाइट इज रिक्वायर्ड टू गेट 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट क्या होता है, देखो ग्रेफाइट होता है कार्बन, और ड्यूरिंग कंबशन मतलब उसको जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो CO2 देता है। रिएक्शन को चेक करो, बैलेंस्ड है क्या, हाँ बैलेंस्ड है। 1 मोल कार्बन 22.4 लीटर एट STP देगा।
1 मोल कार्बन 22.4 लीटर एट STP देगा। आपसे बोल रहे हैं 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कितना मास लेना पड़ेगा? तो बहुत ही आसान है, 22.4 लीटर के लिए तो चाहिए 12 ग्राम, 67.2 लीटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? जस्ट आप इसको सोल्व करें तो ये आपके पास 36 ग्राम ग्रेफाइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालें। What mass of 20% HCl is required to react with 4.8 ग्राम मैग्नीशियम? रिएक्शन लिखेंगे पहले तो, ये मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 देगा। रिएक्शन को बैलेंस करें, बिना बैलेंसिंग तो आगे बढ़ना नहीं है। रिएक्शन बता रही है 24 ग्राम मैग्नीशियम 73 ग्राम HCl से रिएक्शन करता है। 1 मोल HCl 36.5 होता है, तो 2 मोल 73 ग्राम हो गए। मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम 73 ग्राम HCl से रिएक्शन करता है। 4.8 के लिए कितना HCl चाहिए? C 73 बाई 24 इंटू 4.8। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल वे है। 73 ग्राम आपको चाहिए था 24 के लिए, तो आप यूनिटरी भी लगा सकते हैं। 24 ग्राम मैग्नीशियम नीड्स HCl 73 एंड 4.8 ग्राम मैग्नीशियम विल नीड। तो आप इसको सोल्व करें। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा कुछ 14.6 ग्राम। ध्यान रखिएगा 14.6 ग्राम आपका आंसर नहीं है, क्योंकि उसने आपके क्वेश्चन में 20% HCl दिया है। अगर वो खाली बोल देता व्हाट मास ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड, तो 14.6 सही था, आपने आइडियली बता दिया कि इतना ही चाहिए। लेकिन जो सैंपल आप HCl का यूज कर रहे हैं ना, वो मिलावटी है, वो आइडियल नहीं है। उसमें सिर्फ 20 ग्राम ही HCl है। मतलब 20 ग्राम HCl अगर मुझे आइडियली रिक्वायर्ड है तो उस सैंपल को 100 ग्राम लेना पड़ेगा। इसका 100 ग्राम लेता हूं तो मुझे 20 ग्राम HCl मिलता है। इसके 20 ग्राम को मुझे अगर जरूरत है तो 100 ग्राम सैंपल लेना होगा। 14.6 ग्राम अगर मुझे आइडियली HCl की रिक्वायरमेंट है तो सैंपल कितना लेना होगा? प्लीज सी हेयर वेरी केयरफुली। ये आपके पास 73 ग्राम आंसर होगा। 73 ग्राम 20% HCl का 73 ग्राम सैंपल अगर आप लेंगे तब आपका ये रिएक्शन होगा। आपकी कैलकुलेशंस 14.6 ग्राम कहती थी, वो 14.6 ग्राम तो आइडियली रिक्वायर्ड है। सैंपल अगर मिलावटी होगा तो आपको उस सैंपल का कहीं कुछ ज़्यादा अमाउंट लेना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर मैग्नीशियम को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक बार फिर इस ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। अभी यहाँ एक्सेस H2SO4 दिख रहा था, अब 4.9 ग्राम H2SO4 लिख दिया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्वेश्चन तो वही रहेगा, रिएक्शन तो वही रहेगी। कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो व्हाट आई शुड डू नाउ? अभी देखिए, अब थोड़ा सा और अलर्ट हो जाइए। अब की बार आपको H2SO4 एक्सेस में नहीं दे रखा, लिमिटेड अमाउंट में दिया, 4.9 ग्राम H2SO4। अगर मैं अपने उसी पुराने तरीके से निकालूं कि भाई 100 ग्राम तो देता है 22.4 लीटर CO2 और 10 ग्राम देगा 2.24 लीटर और आंसर को रिपोर्ट कर दूं, तो आप एक बार H2SO4 से भी तो ट्राई कीजिए। ये 98 ग्राम था H2SO4, सो 98 ग्राम H2SO4 देता है 22.4 लीटर CO2। 4.9 ग्राम कितना देगा? 22.4 बाई 98 इंटू 4.9। इसको आप सॉल्व कीजिए। तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। आपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग ठीक किया कि 100 ग्राम 22.4 लीटर देता है तो 10 ग्राम कितना देगा, ठीक है। H2SO4 का अमाउंट दे रखा है 4.9, 98 ग्राम देता है 22 तो 4.9 कितना देगा? ये कुछ डिफरेंट आ रहा है। कौन सा सही है? तो देखिए, कोई एक ही सही है। ऑब्वियसली इन दोनों में जो लेसर वैल्यू होगी वही सही होगी। बट ये क्या बात हुई कि लेसर वैल्यू होगी वही सही होगी? तो आप एक और पॉइंट पे अलर्ट हो जाएं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट दे रखी थी।
इससे पहले किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ कि दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट दे रखी हो। अब की बार उन्होंने दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट दे रखी है, और जब रिएक्टेंट की अमाउंट्स दे रखी हूं, दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट दे रखी हूं, तो उन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। लिमिटिंग कौन? क्या जो कम है वो लिमिटिंग, मतलब लिमिट एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट, एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। मान लीजिए आप दो रिएक्टेंट्स को मिला रहे हैं, तो वन इज लिमिटिंग, वन इज एक्सेस, तो हमें लगता है कि जो कम होगा वो लिमिटिंग है। ऐसा तो फिर आपको लगेगा 4.9 कम है तो वो लिमिटिंग है। ऐसे नहीं देखना, जरूरत किसकी कम है, जिसकी जरूरत से कौन कम है। मान लो मुझे ज़रूरत थी 2 ग्राम H2SO4 की, और यहाँ पे पड़ा है 4.9, तो इसका मतलब वो एक्सेस है। और मान लो मुझे ज़रूरत थी 9.8 ग्राम की, और ये पड़ा 4.9, तो ये लिमिटिंग है। जैसे यहाँ पे देखो साफ, 100 ग्राम को 98 ग्राम चाहिए, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कितना चाहिएगा? 9.8 ग्राम। साफ दिख रहा है मुझे कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 9.8 ग्राम H2SO4 चाहिए। दे कितना रखा है उसको? 4.9 ग्राम। तो इसका मतलब ये हमारी ज़रूरत से कम है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। एक्सेस रिएक्टेंट कुछ डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। मतलब 98 ग्राम तो कहता है 22.4 लीटर CO2 आएगी, तो 4.9 ग्राम जो बताएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये एक नई कहानी शुरू कर दी हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग शुरुआत ही यहीं से करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे प्रेडिक्ट करना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हमें पता चलता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। ये सारी बातों के साथ हम स्टोइकियोमेट्री को एक्सटेंड करेंगे। अभी जस्ट शुरुआत है, अभी बहुत डीप जाना है हमें, इन क्वेश्चंस पे वर्कआउट करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखना है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, खासकर जो सिंपल से न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट सोल्ड फॉर्म में दिख रहे हैं। रेस्ट फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। गुड बाय।